दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। सुरेश सोफे पर बैठकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहा था। अखबार के पहले पन्ने पर उसकी पत्नी वीणा की सहेली कशिश को देखकर वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोलता है, वीणा जरा सुनो, मेरे पास आओ जल्दी। वीणा रसोई में खाना बना रही होती है और सुरेश की आवाज सुनकर वो उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ जी? आज कोई गजब की खबर पढ़ ली है क्या? हाँ हाँ, ये देखो, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कशिश है ना। आईएएस का इंटरव्यू पास कर लिया इसने। हमारी देश की एक बड़ी सिविल सर्विस ऑफिसर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। उसे फोन करके पूछो। कितनी अच्छी बात है ना कि उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तुम खुश नहीं हो क्या? रुको, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। इधर सुरेश कशिश को बधाई देने के लिए कॉल करता है और अगले ही पल वीणा रसोई में जाकर रोने लग जाती है। सुरेश कशिश से बातें करते हुए बोलता है, अच्छा, वीणा भी ठीक है। वीणा कहाँ चली गई? वीणा को अपने आसपास ना पाकर वो रसोई की ओर जाता है, जहां वो वीणा को रोते हुए देखकर बोलता है, क्या हुआ वीणा, तुम रो क्यों रही हो? वीणा रोते हुए सुरेश के गले लग जाती है। कशिश और वीणा बहुत ही अच्छी दोस्त थी। दोनों ने एक साथ मिलकर सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारियां की थी। दोनों की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वीणा का कमरा अक्सर ही किताबों से भरा रहता था। कशिश उसके घर आकर पढ़ा करती थी। उन दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ने का टाइम सेट कर रखा था। ऐसे ही एक दिन कशिश वीणा के घर पढ़ाई करने के लिए जाती है और वहां पहुंचकर वो दोनों एक शांत कमरे में बैठकर पढ़ना शुरू करती हैं। कुछ ही देर बाद वीणा कशिश से बोलती है, एक बार इंटरनेट पर इस बार के सेशन के एग्जाम की डेट तो चेक कर, जरा देख, पता चले हमारे पास कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट बाकी है। तू तो ऐसे जोड़ रही है कि जैसे हमारे एग्जाम नहीं, पूरी जिंदगी का इम्तिहान होने वाला है। पूरे 3 साल मेहनत की है मैंने। इस बार तो पक्का मेरा रिटन टेस्ट क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, रिटर्न के बाद फिजिकल और इंटरव्यू है मैडम जी। वो क्या तेरी पड़ोसन क्लियर करेगी? क्लियर तो मैं करके रहूंगी, लेकिन सबसे पहले तू टेस्ट की डेट तो देख ले। कशिश वीणा के कहने पर इंटरनेट पर डेट से चेक करती है और उसे बोलती है, हमारे पास कुल 8 महीने 6 दिन और 13 घंटे बाकी रह गए हैं। मिनट भी काउंट करके बता देती तो ज्यादा अच्छा रहता। यार, इस हिसाब से तो हमारा सिलेबस अभी पीछे है। हाँ यार, अभी तो बस बेसिक ही कंप्लीट किया है। एडवांस तो हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। हमें अपने स्टडी के आवर्स बढ़ाने होंगे। हाँ, अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। वीणा और कशिश आपस में डिस्कशन करके पढ़ाई का नया टाइम टेबल बनाते हैं और वो धीरे धीरे उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों लेट नाइट तक भी पढ़ा करते थे। आंखों पर जोर पड़ने की वजह से वीणा को चश्मा तक लग गया था। ऐसे ही एक रात को वीणा के पापा रवि और उसकी माँ निर्मल आपस में बातें कर रहे थे और उनकी बातों को कमरे के बाहर खड़ी होकर वीणा सुन रही थी। जब उसका पिता बोलता है, देखो निर्मल, हमारी वीणा बेटी अब बड़ी हो गई है। अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए हमें। जग जमाना बड़ा खराब चल रहा है। अगर आजकल के बच्चों की तरह उसका दिमाग भी फिर गया तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ वीणा के पापा, कल ही शर्मा जी की लड़की किसी अनजान लड़के के साथ मंदिर में ब्याह करके आ गई। माँ बाप की इज्जत तो यूँ हवा में उछाल कर आ गई। कहीं हमारी वीणा, मुझे तो सोच के डर लग रहा है। जल्द से जल्द वीणा की शादी की शहनाई बजवा दो इस घर में। हाँ, तुम ठीक कहती हो। समाज में इज्जत बनी रहेगी। मैंने आज ही शुक्ला जी के बेटे से अपनी वीणा की शादी की बात चलाई है। लड़का सरकारी नौकरी वाला है, अच्छा कमाता है। बस वीणा भी हाँ कह दे। इतना कहकर वीणा उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है और वो दोनों के सामने आकर बोलती है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं शादी करके बस घर का चूल्हा चौका करूं? हाँ, यही चाहते हैं ना आप लोग? अरे मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग रोज रोज ये ड्रामा लेकर क्यों बैठ जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
लेकिन आप लोग है कि मेरी बात समझते ही नहीं है। मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं ऑफिसर बनकर ही रहूंगी। तो हम तेरी पढ़ाई थोड़ी रोक रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि शादी कर ले, उसके बाद ससुराल में पढ़ती रही हो। कौन मना कर रहा है? लेकिन माँ आप क्यों नहीं समझती, मुझे पढ़ने के लिए ही खुद को 15-15 घंटे देने पड़ते हैं। ऐसे में मैं जिम्मेदारियाँ कैसे संभाल पाऊंगी, कैसे अपना एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी? और वैसे भी मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं है, मुझे अपना पेपर देना है और पास भी होना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। पापा प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो, मुझे बस एक मौका दे दो। 3 महीने बाद मेरे पेपर है और अगर मैं पेपर में पास नहीं हुई तो आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 महीने, उससे ज्यादा टाइम नहीं। रवि की इतनी बात सुनकर वीणा अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है। अगले दिन जब कशिश उसके घर आती है तब वो उसे उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ वीणा, कोई बात है क्या जो तुझे खाई जा रही है? हाँ कशिश, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और मेरे पापा मुझे शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, उन्हें 2-3 साल रुक जाने के लिए क्या है अभी? ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है। तू 3 साल की बात कर रही है यार, मैंने बड़ी मुश्किल से मिन्नतें कर करके पापा को 3 महीने के लिए रोका है और बोला भी है कि अगर इस बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो जो बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। यार अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा तो ऑफिसर बनने का सपना ही टूट जाएगा। तू रो मत, तू जरूर क्वालिफाई करेगी। तू इन बातों पर ध्यान मत दे, सिर्फ फोकस कर अपनी पढ़ाई पर। वीणा अपने बचे हुए टाइम को पूरी तरह अपनी पढ़ाई में लगाती है। कुछ ही दिनों में एग्जाम आ जाते हैं। कशिश और वीणा दोनों ही एक साथ एग्जाम देते हैं। आखिर में पेपर देने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घर वापस चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों का रिजल्ट आता है, लेकिन दोनों का सिलेक्शन कुछ नंबर से रह जाता है। वीणा अपना रिजल्ट देखकर टूट जाती है। वो अपनी उम्मीदों को खोकर अपने घर वालों के मुताबिक शुक्ला जी के बेटे सुरेश से शादी कर लेती है। शादी के बाद वीणा घर की जिम्मेदारियां और कामकाज अच्छे से संभालती है। ऐसे ही उनकी शादी को 1 साल हो जाता है और एक दिन सुरेश चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते हुए वीणा को आवाज लगा के बुलाता है और अखबार के फ्रंट पेज पर कशिश को IAS ऑफिसर बनने की खबर देकर उसे कॉल करता है। ये सब देखकर वीणा रसोई में जाकर रोने लगती है और सुरेश उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछते हुए बोलता है, क्या हुआ वीणा, तुम रो क्यों रही हो? वीणा रोते हुए सुरेश के गले लग जाती है और बोलती है, कशिश और मैंने एक साथ IAS ऑफिसर बनने का सपना देखा था, लेकिन आज वो कहाँ है और मैं कहाँ। क्या तुमने मुझे कभी बताया नहीं इस बारे में? शादी से पहले मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बस कुछ नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे पता था कि मुझे कम से कम 1 साल और चाहिए तैयारी के लिए, लेकिन तुम्हारा ये अधूरा सपना पूरा करने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ। तुम दोबारा शुरू करो और जहाँ तुम्हें मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। सच में? विश्वास नहीं मुझ पर? ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये घर की जिम्मेदारियाँ और बस अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू सुरेश। सुरेश की बातों से वीणा को हौसला मिलता है और उसकी हिम्मत दोबारा से जाग उठती है और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर IAS ऑफिसर बन ही जाती है। विकास अपनी बहन सुमन को इशारा करके अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है, कैसी लग रही है ये लड़की? कौन है? तेरी भाभी है। हैं? तूने शादी कब कर ली? अभी की नहीं है, करूँगा। इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाया मैंने, ताकि तू मम्मी को शादी के लिए पटा सके। शादी तुझे करनी है और इस लड़की के लिए मम्मी को मैं पटाऊं? क्यों? पटा ले, इसमें तेरा भी तो फायदा होगा। भाभी आ जाने से तुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे और शादी में पैसों की गड्डी भी तो तुझे ही मिलेगी। सुमन उसकी बातों में आ जाती है और सपने देखने लगती है कि उसके भाई की शादी है, जहाँ वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर खाना खा रही है और उसका भाई उसके हाथों में नोटों की गड्डी दे रहा है। उसकी भाभी के आने के बाद उसकी ऐश की जिंदगी जा रही है। सुमन ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी माँ कमला
उसको आवाज देकर कहती है, मेरी तो दोनों औलाद ही निकम्मी है। कोई भी एक बार में सुन ले तो इस बुढ़ापे में मुझे अकेले घर का सारा काम ना करना पड़े। सुमन, कहाँ मर गई निकम्मी? सपनों से बाहर आ मेरी बहना और जाकर उसको हकीकत में बदल। अब जा, मम्मी बुला रही है, और जाकर जीत ले मम्मी का दिल। अपने भाई के फोर्स करने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और जो जो काम उसकी माँ बोलती है वो सारे काम करती जाती है। कुछ ही देर के बाद वो अपनी माँ के साथ छत पर कपड़े निचोड़कर तार पर सुखाने के लिए डाल रही होती है कि तभी सुमन अपनी माँ से बोलती है, मम्मी, मैं क्या बोल रही थी कि भैया की उम्र हो गई है, बुढ़े से लगने लगे हैं। एक काम करते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं, घर में एक अच्छी सी सुंदर बहू ले आते हैं, आपको भी आराम मिल जाएगा। सोच तो मैं भी रही थी कि उस निठल्ले की शादी करवा दूं, पर उस निकम्मे से शादी करेगा कौन? अरे उसकी टेंशन आप मत लो, वो तो भैया ने खुद ही ढूंढ ली है। आपको नाम पता है उसका? मुझे तो नहीं पता ये सब। अच्छा, कौन है वो बेवकूफ लड़की जो इस पागल से शादी करना चाहती है? नाम तो मुझे भी नहीं पता, वो तो भैया ही बताएगा। अब मुझे तो बस फोटो ही दिखाई थी लड़की की और बोला कि मैं आपको शादी के लिए पटा लूं। अच्छा, तो ये बात है, अभी करवाती हूँ मैं उसकी शादी। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी छत से नीचे आ जाती है और कमला विकास को आवाज लगाती है, विकास, ओ विकास, पता नहीं कहाँ मर गया, इसका ब्याह तो मैं करवाऊंगी। हाँ मम्मी, आ गया। क्यों रे, ज्यादा जवानी छा रही है तुझे? हाँ, शादी करनी है तुझे। शीशे में चेहरा देखा है कभी तूने अपना? कौन करेगी तुझसे शादी? मम्मी, अभी चेहरा ही देख कर आ रहा हूँ शीशे में अपना, और 1 मिनट रुको। ये सब बोलकर विकास अपना फोन निकालकर उसमें एक लड़की की फोटो दिखाकर अपनी माँ से बोलता है, ये देख रही हो, इसी से शादी करूँगा और यही बनेगी आपके घर की बहू, और नाम है इसका इशिका। और हाँ, ये निकम्मा निकम्मा क्या बोलती हो, अब आपका बेटा MNC कंपनी में जॉब करता है, थोड़ी इज्जत किया करो। कमला उसके हाथों से फोन लेकर उस फोटो को जूम करके देखती है और विकास से बोलती है, लड़की तो अच्छी लग रही है, कहाँ से मिल गई तुझे? और इसके घर वालों को पता है? अरे मम्मी, सबको सब पता है, बस आपको छोड़कर, और सभी शादी के लिए तैयार भी हैं। बस अब आप मान जाओ और घर चलो रिश्ता लेकर बस। जब तूने खुद ने ही सब कुछ कर रखा है तो शादी भी कर लेता ना, मुझे बताकर फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है? अरे यार मम्मी, मान जाओ ना। विकास अपनी माँ को मना लेता है और आने वाले 1-2 दिन में ही अपनी माँ को इशिका के घर ले जाता है, जहाँ इशिका की मम्मी रूपा और कमला बैठकर शादी की बातें कर रही होती हैं। और उसी बीच रूपा विकास और इशिका को अकेले में बात करने के लिए भेज देती है। इन दोनों के जाने के बाद रूपा कमला से कहती है, बहन जी, इशिका मेरी इकलौती बेटी है, मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में कोई कमी ना रहे। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बहू के रूप में एक बेटी मिल जाए बस, जो मेरे घर परिवार को अपना मान ले। जी, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, पर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? बोलिए ना। इशिका के अलावा मेरी कोई दूसरी संतान नहीं है, तो मैं ये चाहती थी कि शादी के बाद विकास हमारे साथ रहे, बाकी इशिका और विकास आपसे मिलने आते ही रहेंगे, आखिर हैं तो वो आपके बहू और बेटे ही ना। रूपा जैसे ही ये बात कमला से बोलती है तो सुमन सारी बातें सुन लेती है और तिलमिलाते हुए रूपा के पास आकर उससे बोलती है, ओहो, तो आप चाहती हैं कि मेरा भाई घर जमाई बनकर रहे, पर आंटी जी आप शायद भूल रही हैं कि दुनिया जमाने की रीत बनी हुई है कि लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, ना कि लड़का अपना मायका छोड़कर ससुराल में रहने जाता है। कल को मेरी शादी होगी तो मैं भी तो जाऊंगी ना अपना घर छोड़कर, ये थोड़ी ना कि अपने होने वाले पति को अपने मायके में ही ले जाऊंगी। सुमन, मैंने तुझे यही सिखाया है कि बड़ों से ऐसे बात करो। यहाँ मैं हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन गुस्से में चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है और कमला उसकी शर्त मानने के लिए मना करके रिश्ता तोड़कर वहाँ से अपने बेटे को लेकर बाहर चली जाती है और बाहर अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से चलने के लिए बोल देती है। विकास अपनी माँ को नाराज देखकर उसकी नाराजगी के बारे में पूछता है, पर कमला
उसे कुछ नहीं बताती और अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। घर आकर विकास सुमन से पूछता है और सुमन उसे सारी बात बताती है, जिस पर विकास इशिका को फोन करता है और इशिका उसका फोन उठाकर उससे गुस्से में बोलती है, यार तुम्हारी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो रिश्ते के पहले दिन ही मना कर देते ना, बोल देती कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। वो नहीं चाहती कि हमारी लव मैरिज हो। देखो यार, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या बोला है, पर तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से क्या बोला है वो मुझे पता है। तुम्हारी माँ ने बोला कि वो मुझे घर जमाई बनाना चाहती है, और कौन सी माँ अपने बेटे को घर जमाई बनने देगी। दोनों आपस में कुछ देर तक बात करते हैं कि आखिर किसी तरह दोनों की माएं मान जाएं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुमन उनके सामने खांसने का नाटक करते हुए बोलती है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? पहले प्रॉमिस करो, जो मैं बोलूंगी तुम दोनों वही करोगे। इशिका और विकास उससे प्रॉमिस करते हैं, जिसके बाद सुमन उन दोनों से बोलती है, भाभी आप अपनी माँ के कानों में ना एक बात डाल दो कि आप भैया के बिना नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ भैया से ही करेंगी, वरना आप घर छोड़कर भाग जाएंगी। और सेम थिंग मैं भी माँ को यही बोल दूंगी कि भैया भागकर शादी कर रहे हैं, फिर देखना हम दोनों की मम्मियाँ कैसे इज्जत बचाने के लिए ना आप दोनों की शादी खुशी खुशी करेंगी, वो भी बिना किसी डिमांड और नाराजगी के। सुमन की बात सुनकर दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सुमन अपनी माँ के पास जाकर ये झूठ बोल देती है कि विकास कल इशिका के साथ भागने वाला है। वो दोनों घर से भागे, इससे अच्छा है कि उनकी शादी करवा दी जाए। तो वहीं इशिका भी अपनी माँ के सामने कॉल पर विकास से भागकर शादी करने की बातें करती है। दोनों की माएं डर जाती है और कुछ ही देर के बाद रूपा कमला को फोन करती है और उससे अपनी सारी डिमांड्स छोड़ देकर दोनों की सिर्फ और सिर्फ शादी की बात करती है। अगले दिन रूपा अपनी बेटी इशिका को लेकर उनके घर आती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जिसमें सुमन सबसे ज्यादा मजे करती है। शादी के बाद दोनों फैमिलीज अपने गिले शिकवे भूलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और विकास और इशिका खुशी खुशी अपने नए जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।